नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा, वरिष्ठ टेक्नीशियन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र कृषि यंत्र प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान विश्वनाथ चाराली, असम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं आपको आज प्राइमरी टिलेज के अंतर्गत आने वाला डिस्क प्लाउ, 2 बॉटम डिस्क प्लाउ के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये जानकारी इसमें कैसे हमें इसको ट्रैक्टर के साथ जोड़ना है, कैसे इसके ट्रैक्टर के साथ हमें निकालना है, साथ में डिस्क प्लाउ में कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसमें कितने प्रकार की सेटिंग हम लोग कर सकते हैं, साथ में इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, ये सब चीज़ों की बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस इम्प्लीमेंट को, जो डिस्क प्लाउ है, इसको ट्रैक्टर के साथ कैसे जोड़ा जाता है। एक्चुअल में जो ट्रैक्टर होते हैं, ये ट्रैक्टर के साथ जोड़ने वाले जो यंत्र होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है टेल टाइप, दूसरा होता है सेमी माउंटेड टाइप और तीसरा होता है माउंटेड टाइप। तो अभी हमारे पास जो इम्प्लीमेंट है वो माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट है, जो ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिंकेज के साथ जोड़ा जाता है। 3 पॉइंट लिंकेज, 2 लोअर लिंक देखिएगा, एक लोअर लिंक ये है, एक लोअर लिंक वो। एक्चुअल में ये नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक कहलाती है, जिसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेकंड वाली जो दिख रही है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल लोअर लिंक। एडजस्टेबल लोअर लिंक का मतलब ये होता है कि इसे हम लोग ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसे ग्राउंड से ऊंचाई कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखिए इसमें अरेंजमेंट दिया हुआ है। तीसरा होता है जिसको बोलते हैं टॉप लिंक। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है इसको पूरा टॉप लिंक कहा जाता है। इन तीनों पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट दिख रहा है आपको, एक पॉइंट ये लोअर लिंक का, सेकेंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट ये, इन तीनों को मिलाकर जो चीज़ जोड़ी जाती है उसे कहा जाता है माउंटेड टाइप इम्प्लीमेंट। ट्रैक्टर के साथ ये जो हिचिंग होता है तो इसको जोड़ने का एक तरीका होता है। उसके लिए आपको सबसे पहले देखेंगे नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक इस इम्प्लीमेंट के साथ जोड़ना है। नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक लगाने के बाद आपको एडजस्टेबल लोअर लिंक लगाना है, या फिर थर्ड कंडीशन में सबसे आखिरी में बोलते हैं इसको हम टॉप लिंक, आखिरी में इसे टॉप लिंक लगाना है। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक लगाना है, जिसको लेफ्ट लोअर लिंक के नाम से जाना जाता है। सेकेंड कंडीशन में आपको लाइट लोअर लिंक लगाना है, जो एडजस्टेबल लोअर लिंक होती है, और तीसरी कंडीशन में आपको टॉप लिंक को लगाना है। अब लगाने के बाद जब आपको इम्प्लीमेंट निकालना है, इम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको इसकी अपोजिट प्रोसेस करना पड़ेगा। सबसे पहले सर्वप्रथम हमें टॉप लिंक को निकालना है, सेकेंड कंडीशन में आपको जो एडजस्टेबल लोअर लिंक थी उसे निकालना है, और तीसरी कंडीशन में आपको जो आपकी नॉन एडजस्टेबल लोअर लिंक थी उसे निकालना है। ये प्रोसेस ट्रैक्टर के साथ आपको जोड़ने और निकालने का तरीका है। जब इम्प्लीमेंट को लगा लिया जाता है तो इम्प्लीमेंट को लगाने के बाद हमको ये चीज़ें देखनी है कि इस डिस्क प्लाउ में, एक्चुअल में 2 बॉटम डिस्क प्लाउ है, ये पूरा वाला हिस्सा एक बॉटम और ये वाला कहलाएगा दूसरा बॉटम। तो ये हमारे पास अभी 2 बॉटम डिस्क प्लाउ है। तो इस 2 बॉटम डिस्क प्लाउ के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं उसकी जानकारी मैं आपको दूँगा। ट्रैक्टर के साथ जोड़ने के लिए देखिए, ये सबसे पहले ये दिख रहा है, ये हमारी कहलाएगी, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये कहलाएगा क्रॉस शाफ्ट। क्रॉस शाफ्ट ट्रैक्टर के दोनों लोअर लिंक के साथ हमें जोड़ा जाता है। क्रॉस शाफ्ट के बाद ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है पूरा, यहाँ से आप देखेंगे ये हिस्सा, ये मेन फ्रेम कहलाता है। इसको मेन फ्रेम कहा जाता है। मेन फ्रेम के ऊपर जहाँ पर टॉप लिंक का हिस्सा लगाया जाता है, ये देखिए, ये टॉप लिंक का हिस्सा जो लगाया जाता है, उस टॉप लिंक के हिस्से के साथ देखिएगा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं हिच पिरामिड, टॉप लिंक हिच पिरामिड। इस हिच पिरामिड में देखिए 2 होल्स बने हुए हैं, एक यहाँ पर बना हुआ है, एक यहाँ पर। यहाँ पर इम्प्लीमेंट और ट्रैक्टर की HP के अनुसार या मास्ट हाइट के अनुसार हम लोग इसको इम्प्लीमेंट के यहाँ लगाते हैं। आगे के कंडीशन में देखें तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, ये देखिएगा, ये दिख रहा है ना, ये स्टैंडर्ड कहलाता है आपका। इसमें 2 स्टैंडर्ड है, क्योंकि 2 बॉटम प्लाउ है, डिस्क प्लाउ। एक स्टैंडर्ड ये है, एक स्टैंडर्ड ये है। स्टैंडर्ड के बाद आगे की तरफ देखें तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये कहलाती है पूरी कॉनकेव डिस्क। कॉनकेव डिस्क जो रहती है प्लाउ में 60 सेंटीमीटर से लेके 80 सेंटीमीटर तक की डिस्कों का हम लोग प्रयोग अधिकतर करते हैं। और कॉनकेव डिस्क की जो मोटाई रहती है वो 3.5 mm से लेके 5 mm के समथिंग इसका मोटाई, थिकनेस जो होती है वो होती है। और इसके बारे में, डिस्क के बारे में कहा जाता है कि डिस्क का जितना डायमीटर होगा उसके 1/3 ही वो ज़मीन के अंदर गहराई लेगी। जैसे 60 सेंटीमीटर वाली डिस्क है तो उसका 1/3 20 सेंटीमीटर ही ये ज़मीन के अंदर डिस्क रहेगी। इसके रोलिंग एक्शन होता है, इस डिस्क में रोलिंग एक्शन होता है। इस रोलिंग एक्शन को बनाने के लिए इस डिस्क के पीछे, डिस्क को माउंट करने के लिए देखिए ये डिस्क ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। डिस्क जिसके साथ जुड़ी होती है, डिस्क ब्रैकेट के जस्ट पीछे ये वाला ये दिख रहा है, ये बेरिंग हब, ये बेरिंग हब कहलाता है। यहाँ पर बेरिंग, टेपर रोलर बेरिंग लगी होती है।
इसको डिस्क हब के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर दोनों बेरिंग प्रयोग में होती है। और आगे की तरफ देखें तो ये वाला जो हिस्सा ये स्क्रैपर कहलाता है। चिकनी मिट्टी या मिट्टी ज़्यादा चिपक जाती है डिस्क में, तो उसको स्क्रैप करने के लिए हम लोग इस तरह के स्क्रैपर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये अधिकतर मोल्ड वोल्ड टाइप के स्क्रैपर हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ये सिंगल बॉटम पूरा है। और इसके साथ जस्ट पीछे देखिएगा ये वाला हिस्सा, ये दिख रहा है ना, ये फरो व्हील कहलाता है। ये पूरा फरो व्हील है। एक फरो व्हील ही हमारे फरो में चलता है और उसकी दीवार पर होकर चलता है। फरो व्हील के बाद यहाँ देखिएगा ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, एक साकप की तरह दिख रहा है। एक्चुअल में इसके अंदर स्प्रिंग होती है, तो ये फरो व्हील स्प्रिंग कहलाती है, फरो व्हील स्प्रिंग। और इस तरह एक हमारा पूरा 2 बॉटम डिस्क प्लाउ के पूरे पार्ट्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। एक डिस्क प्लाउ को ट्रैक्टर के साथ जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो उस डिस्क प्लाउ में हम लोग कितनी प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं, मैं आपको उसको जानकारी दूँ। तो डिस्क प्लाउ में कई प्रकार की सेटिंग होती है जो ट्रैक्टर के साथ जोड़ने के बाद होती है। कुछ सेटिंग ट्रैक्टर के साथ जोड़ने के बाद होगी, कुछ हमारे डिस्क प्लाउ। तो हम देखें कि इसमें सेटिंग कौन कौन सी होती है। सबसे पहली जो सेटिंग कहलाती है वो कहलाती है लोअर लिंक के द्वारा। ये जो दिख रहा है ना सब, ये सबसे पहली सेटिंग कहलाएगी लोअर लिंक के द्वारा। दूसरे नंबर की जो सेटिंग आएगी वो होगी टॉप लिंक के द्वारा। और तीसरे नंबर की जो सेटिंग होगी वो चेक चेन के द्वारा। चौथे नंबर की जो हम लोग इसमें सेटिंग करेंगे वो क्रॉस शाफ्ट के द्वारा करेंगे। पाँचवें नंबर की सेटिंग पाँचवें नंबर की जो सेटिंग होगी वो होगी इसका, देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि कैसे हम लोग इसका बिर्थ ऑफ कट निकालते हैं और इसमें डिस्क एंगल कैसे होता है। छठी सेटिंग होगी इसके टिल्ट एंगल की। टिल्ट एंगल में हम लोग देखेंगे कि ये डिस्क का झुकाव कितना है। ये लगभग 15 से 25 डिग्री होता है, जो टिल्ट एंगल कहलाता है। सबसे आखिरी वाली जो सेटिंग होगी वो होगी लीड एंगल की। लीड एंगल भी हमारा 4 से लेकर 6 डिग्री होता है। ये सब सेटिंग करने के बाद एक ट्रैक्टर में और सेटिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रैक विथ एडजस्टमेंट। पहियों का, ट्रैक्टर के पहियों का हम लोग एडजस्टमेंट करके हम भी एक सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी और भी चीज़ बोलती है कि हमारे इसमें वेट रखकर भी हम लोग कुछ वेट बढ़ा सकते हैं, वो भी एक सेटिंग के अंतर्गत आता है। तो सेटिंग की हम लोग बात करें तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगा, ये टॉप लिंक की सेटिंग, टॉप लिंक की सेटिंग, लोअर लिंक की सेटिंग, क्रॉस शाफ्ट की सेटिंग, चेक की सेटिंग। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलें तो डिस्क एंगल, टिल्ट एंगल, लीड एंगल, ट्रैक ऑफ विथ, ये समय के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है ऑन फील्ड पर, तो हम फील्ड में जब लेके जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको देखना चाहें तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि कैसे हम लोग इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी इम्प्लीमेंट को लगाएं, ट्रैक्टर के साथ जब आप इम्प्लीमेंट को लगाएं तो पिनों का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 का प्रयोग करना है। अधिकतर हम लोग इंडिया में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का प्रयोग करते हैं, या उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। और ये कहलाती है हमारी लिंच पिन। ये हमारी लिंच पिन है और ये हमारी हिच पिन है। आपको हिच पिन इतना डालना है कि ये वाला जो होल दिख रहा है ना, ये इसमें फिक्स रहे, किसी में भी ये फिक्स पूरा रहे, मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अधिकतर किसान क्या करते हैं, इसमें नट या बोल्ट डाल देते हैं या छोटे डायमीटर की पिन डाल देते हैं। आपको ये विशेष है। दूसरी चीज़, यहाँ से जब टॉपलिंग हम लोग लगाते हैं तो टॉपलिंग का अगला हिस्सा डाउन में होना चाहिए और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये कर्व ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग फील्ड में चलाएंगे तो देखेंगे कि इम्प्लीमेंट जब नीचे जाएगा तो ये कर्व इस तरह का हो जाता है। ये कर्व ऊपर की तरफ भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा डाउन की तरफ भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे जो कर्व रहता है ये हमारी एक्चुअल में मास्ट हाइट के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। मास्ट हाइट का मतलब ये होता है कि आपका जो हिच पॉइंट है और जो क्रॉस शाफ्ट है, क्रॉस शाफ्ट के सेंटर से जो आपका हिच पॉइंट ऊपर वाला दिख रहा है टॉपलिंग का, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है। ये लगभग 22 से 24 इंच आती है। ट्रैक्टर के टायर के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है और ट्रैक्टर की एचपी के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। ट्रैक्टर का टायर अगर चेंज हो, टायर साइज चेंज होगा तो आसानी से ये मास्ट हाइट चेंज हो सकती है। अगर मास्ट, और दूसरी चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि नीचे की तरफ टॉपलिंग में जब हम लोग सेटिंग करते हैं तो टॉपलिंग की बनावट इस तरह की होती है कि इसे या तो खोल सकते हैं पूरा, इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, या इसको पूरा कंप्रेस कर सकते हैं, लंबाई इसकी कम कर सकते हैं। तो अभी हमने ट्रैक्टर का देखिएगा इस तरह का इम्प्लीमेंट हम लोगों ने इसमें यहाँ पर जोड़ के रखा है। और अगर मैं टॉपलिंग की लंबाई, टॉपलिंग को कंप्रेस करता हूँ, देखिएगा टॉपलिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ तो ये हिस्सा कसा रहा है और ये जो बॉटम है, पिछला वाला बॉटम ऊपर की तरफ उठ रहा है और अगला वाला बॉटम ज़्यादा डीप में जा रहा है। देखिएगा, अगर आपको देखना होगा
ये देखिए, ये जमीन से ये वाला हिस्सा उठ गया, पिछला वाला बॉटम उठ गया। अगर आप जब फील्ड में चला रहे हैं और आपका बॉटम ज़्यादा डीप कर रहा है तो आपको ये सेटिंग करनी है कि आपकी टापलिंग की लंबाई है उसको बढ़ाना है, अगर अगला वाला बॉटम अगर ज़्यादा डीप में जा रहा है। सेकेंड कंडीशन इसी में जो होती है, देखिए अभी इस तरह हुआ, ये थोड़ा सा लंबाई बढ़ेगी तो ये पीछे की तरफ भी झुक जाएगी। इसी तरह मैं टॉपलिंग को जैसा खोलता हूँ, खोलने देखिएगा मैं इसको खोल रहा हूँ पूरा, तो इसकी लंबाई बढ़ रही है। जब लंबाई बढ़ रही है तो पीछे वाला जो हमारा बॉटम है वो जमीन से नीचे रखा रहा, देखिए समतल, और अगला वाला बॉटम हमारा उठ रहा है, तो ये बॉटम जो रहेगा ये पूरा का पूरा उठ जाएगा। तो पहली सेटिंग जो होगी वो होगी आपकी टॉपलिंग के द्वारा। ये जो मूवमेंट है ये देखिए, अगला बॉटम डीप में जा रहा है कि पिछला बॉटम डीप में जा रहा है, उसकी सेटिंग के लिए हम लोग टॉपलिंग का एडजस्टमेंट करते हैं। सेकेंड सेटिंग जो आती है वो होती है हमारी लोअर लिंक के द्वारा। इम्प्लीमेंट जो हमारा है वो इस कंडीशन में मूवमेंट होता है आगे की तरफ टॉपलिंग की वजह से, लेकिन जब ये इस कंडीशन में भी क्रॉस ऑफ ऊपर नीचे हो सकती है। मतलब बॉटम का जो कटिंग एज है ये वाला कटिंग एज कहलाता है। अगर ये कटिंग एज प्रॉपर ज़मीन में नहीं लग रहा है, प्रॉपर ज़मीन में नहीं चल रहा है, तो उस समय आपको क्या करना है कि जो हमारी लोअर लिंक है एडजस्टेबल, उसको ऑपरेट करना है। देखिएगा मैं भी इसकी लंबाई या कम ज़्यादा करके आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैं भी इसको कस रहा हूँ, तो ये जो हमारा कटिंग एज है ये वाला हिस्सा देखिए उठ रहा है यहाँ से, रोकिएगा सर। देखिए टॉपलिंग को जब लोअर लिंक को जब मैं शॉर्ट कर रहा था, देखिए शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिएगा ये जो कटिंग एज है ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है। जैसे जैसे मैं टॉपलिंग की जैसे जैसे मैं आपकी लोअर लिंक की लंबाई कम कर रहा हूँ, तो मेरा देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है जो कटिंग एज है वो ऊपर की तरफ उठ रही है। इस कंडीशन में भी अगर आप इम्प्लीमेंट फील्ड में चलाएंगे तो आपका प्रॉपर तरीके से डेप्थ नहीं मिलेगा। तो आपको ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं कि आपकी डिस्क कितनी, देखिएगा ये पूरा झुक गया, आप देख रहे होंगे ये जो हिस्सा है पूरा ऐसा ना होकर पूरा आगे की तरफ झुक गया, ये देखिएगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हम लोग लोअर लिंक का प्रयोग करते हैं। देखिएगा अभी हम इस लोअर लिंक की लंबाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए हम वापस इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो इसका जो कटिंग एज है डिस्क का वो नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए ये देखिए ये हिस्सा आपका पूरा नीचे की तरफ आ गया। जब भी आप एडजस्टिंग करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसको लॉक करना है। लोअर लिंक को हमेशा जो एडजस्टेबल है उसे लॉक करना है। अगर लॉक नहीं करेंगे तो कुछ समय जर्क लगेगा और जर्क के साथ ये कुछ चीज़ें खराब हो जाएगी। आपको टॉपलिंग भी लॉक करना है और लोअर लिंक भी लॉक करना है। तीसरा होता है चेक चेन की सेटिंग। ये जो चेक चेन की सेटिंग होती है ये इम्प्लीमेंट के साथ जोड़ने के बाद, इम्प्लीमेंट को ऊपर उठाने के बाद हम इसमें पीछे इम्प्लीमेंट का फ्री मूवमेंट देखते हैं कि ये फ्री मूवमेंट कितना आता है। तो हम ट्रैक्टर अभी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद फिर मूवमेंट उठाते हैं। आइए थोड़ा हम ऑपरेटर से बोलते हैं, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। ये मूवमेंट 1 से 2 इंच के लगभग होनी चाहिए और इसके लिए कंपनियां या तो चेक चेन प्रोवाइड कराती हैं, चेक चेन देती हैं सभी कंपनियां, या स्टेवार देती हैं। देखिएगा इसमें चेक चेन है, इस चेक चेन को हम लोग टाइट या लूज कर सकते हैं, मतलब ढीला और टाइट कर सकते हैं। देखिएगा कस सकते हैं। ये जो मूवमेंट है पीछे से सेंटर से आपका 1 से 2 इंच होना चाहिए। कुछ कंपनियां 3 इंच तक देती हैं, और अगर ये फ्री फिले आपका ज़्यादा रहा, ज़्यादा मतलब ये 3 इंच से 4 इंच से ज़्यादा रहा, तो हमारी जो लोअर लिंक है वो बार बार इस टायर से भिजेगी, ये वाला हिस्सा हमारा खराब हो जाएगा। और अगर इसमें टाइटनेस ज़्यादा रही, कसावट ज़्यादा रहा, तो जब हम लोग टर्न करेंगे तो हमारी चेक चेन ब्रेक होने का चांस। तो ये तीसरी सेटिंग कहलाती है चेक चेन या स्टेवार की सेटिंग। चौथी सेटिंग जो होती है वो होती है हमारी क्रॉस शाफ्ट। क्रॉस शाफ्ट में 2 मूवमेंट होते हैं, एक आप इसको रोटरी मोशन दे सकते हैं और एक इसको आप लोग साइड में शिफ्ट कर सकते हैं। क्रॉस शाफ्ट में अगर आप राइट साइड पर खड़े होकर देखिएगा, इसको क्लॉकवाइज अगर आप घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो आपकी ब्रेथ ऑफ कट बढ़ जाएगी, और आप जैसे आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपकी ब्रेथ ऑफ कट कम हो जाएगी।
इसके लिए विड्थ ऑफ कट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए आपको देखिए इस तरह की एक क्लैंप है, यू क्लैंप। यहाँ पर आपको इसे खोलना है, देखिएगा ये दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 और एक सेंटर में इन्होंने सेफ्टी वर्क के लिए दिया। ये वाला हिस्से से नट बोल्ट आपको पूरा खोलना पड़ेगा, पूरा आपको निकाल के एक साइड रखना है। उसके बाद आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप इसको रोटेट कर सकते हैं। तो क्रॉस शाफ्ट की विड्थ ऑफ कट हम लोग ट्रैक्टर के साइज, प्लाऊ के साइज हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं विड्थ ऑफ कट कि कम से कम अगर छोटा ट्रैक्टर हो और विड्थ ऑफ कट हमारी अगर ज़्यादा आ रही है तो हम उसे कम कर सकते हैं विड्थ ऑफ कट, और अगर बड़ा ट्रैक्टर है हमारे पास और इम्प्लीमेंट की विड्थ ऑफ कट कम है तो हम उसको बढ़ा सकते हैं। इसके साथ जब ट्रैक्टर जब फील्ड में चलता है तो एक कंडीशन ये आती है कि ये साइड ड्राफ्ट मारता है। साइड ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर एक सीध में ना चलकर हमेशा प्लाउड वाली ज़मीन में जाता है। प्लाउड वाली ज़मीन मतलब राइट हैंड को जाता है। उस समय हमें इसमें क्रॉस शाफ्ट में हमें साइड ड्राफ्ट को कम करने के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है और इसको मूवमेंट हमें साइड में शिफ्ट करना पड़ता है। वो शिफ्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ट्रैक्टर जब आगे की दिशा में चलता है तो इसका एक लाइन ऑफ पुल बनता है, और जब एम्प्लीमेंट चलता है तो एम्प्लीमेंट का भी एक सेंटर रेजिस्टेंस बनता है, जिसको ड्राफ्ट रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर ये दोनों सीध में हो, एक सीध में हो, मतलब टॉपलिंग का अपर वाला हिस्सा और ये लो टॉपलिंग का अपर वाला हिस्सा देखिए, और आगे का आपका जो ट्रैक्टर के हिच पॉइंट वाला हिस्सा है जहाँ पर भी आपकी टॉपलिंग लगी हुई है, प्लाऊ में और दूसरा आपका ट्रैक्टर में, तो ये जो है वो एक सीध में होना चाहिए। देखिएगा, ये देखिए इस तरह का। तो अभी ये साइड में है तो हमारा इम्प्लीमेंट हमेशा साइड में क्या होगा, ड्राफ्ट मारेगा। इस ड्राफ्ट को कम करने के लिए, एक सीध में मिलाने के लिए हमें क्रॉस शाफ्ट को शिफ्ट करना पड़ता है, या तो आप राइट हैंड पर करें या उसको लेफ्ट हैंड पर साइड पर शिफ्ट करें। में कौन कौन से एंगल होते हैं उसको हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके बताया है। साथ में इसमें सेंटर ऑफ पुल, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, लीड एंगल और भी इसमें डिक्स एंगल, टिल्ट एंगल, इनकी पूरी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक ट्रैक्टर के साथ अगर हम इम्प्लीमेंट जोड़ते हैं तो उसका लाइन ऑफ पुल कहाँ आता है, कि ट्रैक्टर जब आगे चलेगा तो उसका लाइन ऑफ पुल कहाँ आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा है, दोनों ट्रैक्टर के पहियों के सेंटर की दूरी हम लोगों ने ली। उसके लिए यहाँ से एक सेंटर मार्क ये बनाया, देखिएगा आपको दिख रहा होगा, एक लाइन यहाँ हमने यहाँ बिंदी ड्रा करी, ये देखिए, ठीक है। इस टायर का सेंटर, यहाँ सेंटर पॉइंट हमने लिया। दूसरा इस वाले टायर से हमने ले प्लम्बर से एक वाला पॉइंट ये लिया। इन दोनों की हमने दूरी पूरा डिस्टेंस पूरा ले ली, ये दूरी ले ली, और उस दूरी का आधा वाला हिस्सा देखिए दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक हम लोगों ने डार्क मार्क बनाया। तो ये हमारा हो गया, ये दिख रहा है जो आपको, ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ पुल। इस ट्रैक्टर का सेंटर ऑफ पुल यहाँ पर होगा। इस सेंटर ऑफ पुल हमारा सही है कि नहीं, इसके लिए हमने देखिएगा एक पीटीओ से, ट्रैक्टर की पीटीओ के सेंटर पॉइंट से भी एक पॉइंट लगाया, ये देखिएगा, ये दिख रहा है ये। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में एक ही सीध में आए, तो ये जो हमारा होगा ये सेंटर ऑफ पुल होगा। सेंटर ऑफ पुल आने के बाद हमें सेंटर लाइन ऑफ पुल डालना है। लाइन ऑफ पुल का मतलब ये होगा कि जब ट्रैक्टर आगे चलेगा इम्प्लीमेंट के साथ तो उसके लिए पुल हमें डालना है। तो हमने क्या करा, जो हमारा सेंटर ऑफ पुल बना था, आया था, ये सेंटर ऑफ पुल वाला जो पॉइंट आया था, इस पॉइंट से ट्रैक्टर की चलने की दिशा में देखिए एक पूरी लाइन डाली, और वो लाइन हमने यहाँ से देखिएगा, ये सेंटर से यहाँ से लाइन डालते हुई पूरा का पूरा पीछे तक लेके आया हम लोगों ने, ये देखिए। तो ये हमारी जो लाइन कहलाएगी, ये देखिए यहाँ लिखा है लाइन ऑफ पुल, ये वाली जो लाइन रहेगी ये कहलाएगी हमारी लाइन ऑफ पुल। सेंटर ऑफ पुल डालने के बाद, लाइन ऑफ पुल डालने के बाद हमें इस एम्प्लीमेंट का जो हमारा डिस्क प्लाऊ है इसका भी सेंटर पॉइंट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करा, जिसको हम लोग ड्रॉप रेजिस्टेंस या सेंटर रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो हमने सबसे पहले डिस्क की चौड़ाई ली, जितना डायमीटर था वहाँ से देखिए इसके एक बाहर से प्लम्बर डाला, एक मार्क यहाँ पर बनाया, सेकंड मार्क यहाँ पर लगाए, ये देखिए ये दिख रहा है ना, इसके यहाँ से हम लोगों ने प्लम्बर को डाला। एक हिस्सा ये वाला देखिए आपको दिख रहा होगा, ये वाला डिस्क की टोटल हमने व्यास लिया, चौड़ाई ली, और पीछे भी हमने यही करा पिछली वाली डिस्क में, क्योंकि ये 2 बॉटम प्लाऊ है इसलिए 2 डिस्कों का हम लोगों ने सेंटर पॉइंट निकाला। दोनों की डिस्टेंस की लंबाई का हमने आधा भाग किया, और उस आधे भाग से जो लंबाई हमारी आई थी, ये देखिएगा एक पॉइंट यहाँ भी दिख रहा है आपको, उस दोनों के भाग का आधा लिया, और ये हम लोगों ने इस पॉइंट निकाला, इसको हमने नाम दिया सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। ये वाला हिस्सा कहलाएगा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस।
जब भी ट्रैक्टर आगे चलेगा, प्लाऊ आगे चलेगा, तो ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर पड़ेगा। मतलब इस इम्प्लीमेंट का हम लोगों ने सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस निकाल दिया। इसका एक सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो जब ट्रैक्टर चलता है तो ट्रैक्टर का हिच पॉइंट का सेंटर और जो हमारा इम्प्लीमेंट का टॉपलिंग यहाँ पर लगी होती है, इसका जो पिरामिड, हिच पिरामिड है, इन दोनों का सेंटर एक लाइन में होना चाहिए। सिंपल सी बात में अगर हम लोग ध्यान दें तो ये अगर एक सीध में होगा तो हमारा ट्रैक्टर पूरा का पूरा सीधा चलेगा। अगर ट्रैक्टर सीधा नहीं चल रहा है, या तो राइट की तरफ वो जा रहा है प्लाउड जमीन में या अनप्लाउड जमीन में जा रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो साइड ड्रॉप ले रहा है। एक्चुअल में साइड ड्रॉप होता क्या है? साइड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि ट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट और इम्प्लीमेंट का सेंटर पॉइंट, जो दोनों बिंदु पड़ रहे हैं, जो डॉट पड़ रहा है, वो एक सीध में होना चाहिए। उस सीध को डालने के लिए देखिए हमने एक बहुत अच्छा वो बनाया, जो हमारा सेंटर ऑफ पुल का पॉइंट था, और यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस का जो पॉइंट था, ये दोनों एक ही सीध में आने चाहिए, एक के ऊपर एक ही आने चाहिए। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो देखिए इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस आपको दिख रहा होगा, ये डिस्टेंस जो हम लोगों ने बना के रखी, ये डिस्टेंस जो दिख रहा है, ये आपका कहलाएगा साइड ड्रॉप। इस साइड ड्रॉप को कम या ज़्यादा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। क्रॉस शाफ्ट का सेंटर हमें मिलाना पड़ता है। ये नट बोल्ट, 4 नट बोल्ट है, यू क्लैंप लगी हुई है, ये दिख रहे होंगे आपको। यहाँ से ये 2 ये और 2 इस साइड खोल के, दोनों को हमको इसको फिर साइड में स्लाइड करना पड़ता है। अब इसमें जो एंगल होते हैं वो देखिए, एंगल हम लोगों ने कैसे डाले, ये देखिए। सबसे पहले होता है डिस्क एंगल। ये हमारी डिस्क है, कॉनकेव डिस्क है। कॉनकेव डिस्क का अगर डिस्क एंगल हम लोग लेना चाहें तो डिस्क के चलने की दिशा, डिस्क जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, देखिएगा एक पीछे से आपको लाइन दिख रही होगी, डिस्क के चलने की दिशा, डिस्क जिस डायरेक्शन में चल रही है, और डिस्क के सेंटर से लाइन ऑफ पुल, ट्रैक्टर के आगे चलने की दिशा, ट्रैक्टर डिस्क के सेंटर से एक हम देखिए एक लाइन हम लोगों ने डाली है, ड्रॉ करिए। जो डिस्क जब रोटेट होगी तो ऐसी चलेगी, और जब सेंटर से चलेगी, ट्रैक्टर चलेगा, वो आगे की तरफ चलेगा। तो ये जो हिस्सा है, ये दोनों जो हिस्सा दिख रहा है, ये देखिए, ये कहलाता है आपका डिस्क एंगल। 42 टू 47 डिग्री रहता है, 42 टू 47 डिग्री। अब दूसरा एंगल आता है, इसमें बोलते हैं उसको हम लोग टिल्ट एंगल। एंगल होता है एक, इसमें टिल्ट एंगल होता है। टिल्ट एंगल का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग देखें तो ये डिस्क जो है, डिस्क पीछे की तरफ झुकाव है इसका, ये वर्टिकल ना खड़ी होके पीछे की तरफ झुकी हुई है। तो ग्राउंड से अगर हम लोग एक डिस्क तक ऐसे पैनल पे एक लाइन डालें या स्केल रखें तो देखिएगा, और एक वर्टिकल डालें, ये वाला हिस्सा, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये आपका टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल जितना आप कम करोगे उतना पैनल जमीन के अंदर गहराई लेगी हमारी डिस्क, और टिल्ट एंगल जितना ज़्यादा करोगे उतनी गहराई हमारी कम होगी। टिल्ट एंगल को कम और ज़्यादा करने के लिए देखिए स्टैंडर्ड जहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये स्टैंडर्ड कहलाता है। स्टैंडर्ड के साथ ये हब है हमारा, इस हब के साथ देखो स्लॉट बने हुए हैं। इन स्लॉट को चेंज करके ये आप नट बोल्ट दो यहाँ से हमें खोलना है, और इस डिस्क को या तो ऊपर वाले में या नीचे वाले हिस्से में हम लोग लगाते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा टिल्ट एंगल कम या ज़्यादा होता है। डिस्क एंगल हो गया, टिल्ट एंगल हो गया। एक एंगल और होता है जिसको बोलते हैं लीड एंगल। ये फरो व्हील होता है हमारा, साइड ड्रॉप, इसी से हम बंद कर सकते हैं। ये फरो की दीवार पर, फरो की दीवार पर हमेशा इस तरह चलता है। तो फरो व्हील में भी एक एंगल होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लीड एंगल। लीड एंगल को मेजर करने के लिए देखिएगा, हमने इस फरो व्हील के सेंटर से ट्रैक्टर के चलने की दिशा में एक लाइन डाली, जो लाइन ऑफ पुल कहलाती है। सेकंड चीज़ हम लोग देखें कि जहाँ पर हमारा जो फरो व्हील की डिस्क है, डिस्क जिस डायरेक्शन में चल रही है, उससे भी हमने लोगों ने एक ट्रैक्टर के चलने की दिशा में एक लाइन को ड्रॉ करा। तो लाइन को ड्रॉ करा तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बना, क्योंकि ये लाइनें आगे जाके एक दूसरे से जुड़ेगी, तो यहाँ पर जो एंगल बना, ये देखिएगा, ये कहलाएगा हमारा लीड एंगल। लीड एंगल हमारा 4 से 6 डिग्री होता है। लीड एंगल अगर हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा ट्रैक्टर हमेशा साइड ड्रॉप मारेगा राइट हैंड की तरफ प्लाउड जमीन में। इस एंगल को हमें कम करना है। एंगल को कम करने के लिए इसमें अरेंजमेंट होता है। ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये स्प्रिंग के अंदर, इसको मूवमेंट करेंगे अगर हम लोग यहाँ से, तो इसका एंगल पूरा का पूरा चेंज होगा, कम या ज़्यादा। देखिए एक लॉक नट दिया हुआ है, और ये वाले हिस्से से जब हम इसकी लंबाई को कम या ज़्यादा करेंगे तो इसका एंगल हमारा चेंज होगा।
से ऊपर उठा दिया है तो आपको लाइन पूरी की पूरी यहाँ इमेजिंग दिख रही है आपको पूरा का पूरा। तो मैं एक बार और रिवीजन करना चाहता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमने सेंटर ऑफ पुल निकाला। सेंटर ऑफ पुल निकालने के लिए दोनों टायरों की ट्रैक विड्थ की जितनी चौड़ाई थी उसका सेंटर का हमने आधा ले लिया। ये देखिएगा, इस वाले हिस्से से हम लोगों ने लिया यहाँ पर। तो इसका पॉइंट लगा के हम लोगों को फिर इसी से हमने एक लाइन ऑफ पुल निकाल लिया। ये लाइन ऑफ पुल है वो आखिर है पीछे की तरफ गई। फिर उसके बाद हमें डिस्कों की दोनों चौड़ाई हमने ली है। देखिएगा, डिस्क की चौड़ाई हमने ली, इसका सेंटर पॉइंट हम लोगों ने लगाया और पीछे वाली डिस्क की हमने चौड़ाई ली, इसका सेंटर पॉइंट लगाया, जिससे हम लोगों ने निकाला सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के बाद ठीक है, देखिएगा जो लाइन ऑफ पुल है और जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है इन दोनों की दूरी दिख रही है ये जबकि एक ही उस पर होना चाहिए। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये कहलाता है साइड ड्राफ्ट। अगर आपका साइड ड्राफ्ट ज़्यादा रहेगा तो ये दूरी आपको बढ़ती हुई चली जाएगी। अगर आपका साइड ड्राफ्ट नहीं होगा तो ये दोनों बिंदु, ये वाला लाइन ऑफ पुल और सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस दोनों एक ही सीट में आते हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एक डिस्क एंगल निकाला। डिस्क एंगल मतलब डिस्क के चलने की दिशा और ट्रैक्टर के चलने की दिशा। देखिएगा, ये डिस्क रोटेशन में चल रही थी और यहाँ से 90 डिग्री पे देखिएगा जहाँ पर हमारा ट्रैक्टर आगे की तरफ चल रहा था। इन दोनों के बीच के देखिए ये जो एंगल दिख रहा है, जो एंगल बन रहा है वो आपका डिस्क एंगल होगा। इसी के साथ टिल्ट एंगल मैं आपको बता चुका हूँ। लीड एंगल और है, देखिए लीड एंगल लाइन ऑफ पुल जहाँ पर आपका फरो व्हील चल रहा है उसी के साथ देखिएगा एक चीज़ और, यहाँ पर जो फरो व्हील की साइड वाला हिस्सा है, जो ये नोक है, फरो व्हील जिस डायरेक्शन में चल रहा है इन दोनों के बीच ये देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये जो आपका एंगल कहलाएगा ये कहलाएगा आपका लीड एंगल 4 से 6 डिग्री। इसी के साथ थोड़ा सा और देखिएगा, ट्रैक्टर के साइड से देखिएगा, ट्रैक्टर जब भी चलता है तो ये फरो में चलता है। फरो में चलेगा तो टायर भी हमारा राइट वाला फरो में चलेगा। तो यहाँ से हमने देखिए इसके आखिरी वाले हिस्से से एक सीधी लाइन डाली और जब हम डिस्क को नीचे रखेंगे तो ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ये हमारी इस डिस्क का सेंटर आना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा ये सेंटर यहाँ पे आया था। इन दोनों के बीच में आपको जो दिख रहा है ना ये आपकी अनप्लाउड लैंड कहलाएगी। इस अनप्लाउड लैंड को कम या ज़्यादा करने के लिए आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है। या तो आप क्रॉस शाफ्ट को शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आपको ट्रैक बिट के द्वारा एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लाउ के बारे में आपको जानकारी थी, 2 बॉटम प्लाउ के बारे में, और इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।